ये जो सी सेट का पोर्शन है, तो पहले तो ये देखते हैं कि सी सेट के पोर्शन में क्या पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का और किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इस पेपर में एग्जैक्टली 80 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 66 मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये क्वालिफाइंग पेपर है तो कम से कम 66 मार्क्स आपको चाहिए और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2.5 मार्क्स का है। तो जो टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10th लेवल एंड देन डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन जो चार्ट्स ग्राफ्स टेबल्स और डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड हो। तो अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मिलेगा और अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के होंगे और जो बच गया वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन वगैरह, रीडिंग कंप्रिहेंशन से वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो 55 से 60 क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो एनालिसिस आपको आएगी जब पिछले 3 साल का पैटर्न देखेंगे। अब जैसे यहाँ टॉपिक तो लिखा है बेसिक न्यूमरेसी, लेकिन पिछले 3 साल का अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो आपको क्वेश्चंस यूनिट डिजिट पे, रिमाइंडर थ्योरम पे, नंबर ऑफ जीरोस कंप्यूट करने को, एक्सपोनेंट कंप्यूट करने को, डिविजिबिलिटी पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट क्वांट का जितना टॉपिक है यहाँ लिखा तो बेसिक न्यूमरेसी, लेकिन पेपर आपको देख के एहसास हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक है लगभग सभी से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो बेसिक न्यूमरेसी है, जैसे रेशियो, परसेंटेज, एवरेजेस वगैरह, या ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, इन पोर्शन से एचसीएफ एलसीएम इन सब पे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं तो हम पहले ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए हम लोग पहले इसको कवर करेंगे बेसिक न्यूमेरेसी को। और इस ये क्योंकि इसका लेवल पिछले 3 साल में अच्छा कर दिया है, तो इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी जिन्होंने इस पेपर को सीरियसली नहीं लिया है वो भी फेल हुए हैं। और हो सकता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा तैयार हो और आप इधर आप सीसेट क्वालिफाई ना कर पाए। अच्छा, ये आपका जो एग्जाम है ना वो उस तरह का नहीं है कि आपको बहुत स्पीड मेंटेन करनी है जैसे बैंकिंग वाले करते हैं। बैंक वाले जो एग्जाम्स होते हैं उन करते हैं, वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपको टाइम होता है। तो आपको एक तो बेसिक न्यूमरेसी के, क्योंकि 40 से लेके 50% क्वेश्चन क्वांट में जो है वो बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये पोर्शन हम लोग पहले कवर करेंगे। और डीआई, ये डीआई पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब जब पोर्शन कवर हो जाएगा तभी डेटा इंटरप्रिटेशन में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और इसके जो क्या शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो सब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पेपर एनालाइज करते हैं। तो पेपर एनालाइज करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलते हैं देखते हैं इसमें। पहले सबसे पहले 2022 का जो अभी पेपर हुआ था सी सेट का वो देखते हैं। ये जो पेपर सेकंड है, यहाँ देख सकते हैं जो पेपर सेकंड है, इसमें क्वेश्चंस पहले देखते हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं क्वांट के क्वेश्चंस हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें जैसे ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आया है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन टेस्ट पे है, यहाँ एक क्वेश्चन सीक्वेंसिंग पे है, ठीक है, सीक्वेंसिंग पे। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ सर्ट्स वगैरह से हैं, ये भी बेसिक न्यूमरेसी का पार्ट है। ये कैलेंडर, ये एक्चुअल में जो कैलेंडर का पूरा जो रिजल्ट है वो अंडर डिविजन डिविजिबिलिटी बाई 7 का रूल चलता है, तो ये भी बेसिक न्यूमरेसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की जितने ये सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी वही है ना। ये परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं या बेसिक काउंटिंग कह लें। और उसके बाद जो पैटर्न है, और यहाँ पे भी देखें ये स्पीड रेशियो के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आया है। दूसरी बात ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के बाद यहाँ देखें ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है ना, डेटा सफिशिएंसी के। जैसे आपसे कोई दो स्टेटमेंट पूछ दे दिया जाए और ये आपसे पूछा जाए क्या इन दोनों स्टेटमेंट से ये
क्वेश्चन ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब रियल नंबर सिस्टम आपको करा दूंगा तो बताऊंगा इसका एग्जैक्टली क्या तरीका है, कैसे इसमें क्वांटिफायर्स का एप्लीकेशन यूज करेंगे फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट का स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करने के लिए किस तरह इन क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे। फिर अगेन ये यहाँ पे देखें, ये सब क्वेश्चंस वही परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। ये परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन है ना, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, ये दोबारा वही डिविजिबिलिटी के रूल्स। और एक तरह से ये इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिया, डिविजिबिलिटी और पीएनसी के काउंटिंग के क्वेश्चन है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी। और इसके बाद देखें आप तो ये अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनका फेवरेट एरिया है। क्वांट के अलावा यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं दोबारा, यहाँ पे फिर दो स्टेटमेंट देकर और इनसे क्या पूछा है कि हम कंक्लूड कर सकते कि नहीं, तो ये भी डेटा सफिशिएंसी का पार्ट आएगा। अगेन सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे, कभी एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन दे देते हैं। और यहाँ पे भी देखें, ये क्वेश्चन जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है हाँ, ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। और ये सब जनरल ये डेटा सफिशिएंसी का पार्ट है, ठीक है ना। देखिए 3 क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ डेटा सफिशिएंसी का मिला। और इसके बाद ये सब वही सीटिंग अरेंजमेंट है, क्वेश्चन नंबर 40। पहले देखना जरूरी एग्जैक्टली क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पिछले 3 साल का पैटर्न देखें, और सीसेट का लेवल अच्छा कर दिया है, तो आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तो देख सकते हैं पीएनसी में बेसिकली लिखा हुआ था आपको बेसिक न्यूमरेसी है, लेकिन लगभग परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक सब कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, है ना। तो बेसिक रूल्स हैं क्वेश्चन का। 80% क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, 20% में आपको वेरिएशन मिल जाएगा, तो कुछ अच्छे लेवल के हैं। लेकिन अगर हाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये सब क्वेश्चन है, दोबारा यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये कुछ 1-2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और फिर ये परसेंटेज वगैरह का, यहाँ देखिए एक रिमाइंडर पे क्वेश्चन आया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कि 1261 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। और इसके बाद यहाँ पे भी ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको क्लॉक से आया हुआ है। यहाँ पे ये अगेन ये एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है नंबर थ्योरी का। ये भी देखिए नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे क्वेश्चन है। और उसके बाद ये रिप्लेसमेंट बाय इक्वल क्वांटिटी का क्वेश्चन है ना, रिप्लेसमेंट बाय इक्वल क्वांटिटी का। तो ये भी रेशियो और फ्रैक्शन के अंदर ही आ जाएगा। और ये सब बेसिक रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस है। तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेसिक रूल्स है, वो मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन पाई चार्ट वगैरह पे किसी साल देखेंगे, 2 साल पहले डीआई का पोर्शन ज्यादा दे दिया था, तो वेरिएशन करते रहते हैं। तो जब आप परसेंटेज रेशियो एवरेज ये सब सीख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसके बाद देखिए जैसे ये 1 से लेके 15 का कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन है ना। ये जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 15 तक, या फैक्टोरियल 15 कह लें, तो इसमें 3 कितनी बार अपीयर होगा, इसके फैक्टर्स में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो ये एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये अगेन सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। तो बेसिकली 1 से 9 तक डिजिट्स यूज करके, 1 2 3 अप टू 9 तक यूज करके ये 2 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे वो आपसे पूछा हुआ। तो अगेन ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। उसी तरह यहाँ पे कितने, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एवरेज का आया है। और तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उसी तरह तो आप तो इससे एक पैटर्न समझ में आ जा रहा है कि एक्चुअल में एग्जैक्टली क्या वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर 1 साल का 2 साल का और पेपर देखते हैं, अगर 2021 का हम पेपर देखें, तो 2021 के पेपर में 2021 के पेपर में देखें पैटर्न सेम है या अलग है। देखिए 2021 के पेपर में आपसे एक ये डिविजिबिलिटी बाय 10 पूछा हुआ है, डिविजिबिलिटी बाय 10 पूछा हुआ है।
है ना, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर पे 2022 वाले पेपर में पूछा, यहाँ पूछा हुआ है। ये डिविजिबिलिटी बाई 7 का रूल पूछा हुआ है। उसके बाद ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। और है ना, ये सब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस हैं। तो हर बार ऑलमोस्ट पैटर्न रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। देखिए दोबारा ये फिर से क्वेश्चन जो आपका है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये पीजीपी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पे और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पे। और ये क्वेश्चन जो आपका डायरेक्शन वगैरह पे आया हुआ है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद जो है, तो बेसिक न्यूमरेसी का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर बात करें इसकी, तो पहले हमें बेसिक न्यूमरेसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बचे हुए और चीज़ें। ठीक है ना, ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। फिर ये कोई टेबल दे होकर आपसे पूछेगा, मिसिंग डेटा पूछ सकता है, ये सब डीआई वगैरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये देखिए रेशियो एवरेजेस का परसेंटेज का यूज है, क्वेश्चन नंबर 30। और इसी तरह से जो और क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिए यहाँ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, डेटा सफिशिएंसी के दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2 देके, और ये पूछा क्या इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, ये दोनों डेटा इसके लिए सफिशिएंट है या नहीं। उसके बाद ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 74, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है। यहाँ पे ये सेट थ्योरी वगैरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सेट थ्योरी का आया हुआ है। और इसी तरह से है ना, यहाँ पे फिर ये अगेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और ये भी टेबल दे के पूछा हुआ है। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये टेबल देके आपको जो आपको सिलेबस में दे रखा है उसी के अप्रॉक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन कैलेंडर, एक क्वेश्चन क्लॉक से। और ये डीआई के क्वेश्चन, देखिए इस बार डीआई के क्वेश्चन ज्यादा है 2021 वाले पेपर में। यहाँ पे फिर सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, ये सब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन है, परसेंटेज। और ये यहाँ पे क्लॉक से क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस हैं ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एक सेट पैटर्न है, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस को कवर भी करना, कोर्स भी जरूरी है। कोर्स अगर नहीं कवर करेंगे, एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च से बचना है आपको। और कोशिश करें, क्योंकि आपका वो बैंकिंग पीओ का एग्जाम नहीं है कि आपको स्पीड बहुत बढ़ानी है। आपको टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, जो क्वांट का जितना टॉपिक लगभग। और कुछ पोर्शन स्पेशली जो नंबर थ्योरी का पार्ट है, जैसे ये यूनिट डिजिट रिमाइंडर वगैरह, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। परसेंटेज रेशियो और एवरेज को, क्योंकि ये अगर बेसिक आपका अच्छा हो गया तो इसमें आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन हो गए, ये सब वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। और रेशियो डिजिट है ना, ये जैसे 2 2 3 3 3 यूज करके कितने डिस्टिंक्ट नंबर में बना सकता हूँ, जो थ्री ग्रेटर देन 3000 है ना, 30,000। तो ये काउंटिंग में सब सिखा दूंगा कैसे करते हैं, जब मैं इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे ये इसका बेसिक क्या है, किस तरह से कंप्यूट करेंगे, वो सब देखेंगे। अब यहाँ देखिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। ये डिविजिबिलिटी बाई 7 से पूछा है क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन है ना, यहाँ देखें टाइम एंड वर्क। मैन कंप्लीट 7 8 by of a job in 21 days, how many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद जो है वो जरा एनालाइज करते हैं। 2020 का भी पेपर देख लेते हैं, तो उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना और क्या पढ़ने से बचना है। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे जो है
देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन का है। ठीक है, डायरेक्शन का है। उसके बाद ये सब देखें, ये डिविजिबिलिटी पे से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिविजिबिलिटी पे, 2 से डिविजिबिलिटी के रूल, 3 से डिविजिबिलिटी के रूल, लेकिन उसको डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है ना, उन्हीं सब प्रॉपर्टीज को जो नंबर, जो रियल नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो क्वेश्चन 4 भी उसी पे बेस्ड है। और क्वेश्चन देखिए ये अरेंजमेंट वगैरह का क्वेश्चन है ना। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह है। ये सब एवरेज एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज डिजिट बट दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका मैं डिटेल, डिविजिबिलिटी प्लस ऐसे कितने नंबर बनेंगे, तो डिविजिबिलिटी पढ़ाने के बाद फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में शुरू करूंगा। तो वहां पे इसका बेसिक बताऊंगा, इसकी बेसिक काउंटिंग के रूल्स क्या है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेसिक, वहाँ तो वर्ड बेसिक न्यूमरेसी लिखा हुआ है, लेकिन 3 साल के पेपर से आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखिए, अब जैसे प्राइम नंबर के प्रॉपर्टीज देकर दो स्टेटमेंट दे दिया, अब क्या इन दोनों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, क्या ये सफिशियंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, है ना। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के 1 से लेके 100 तक मैं अगर मैं मैनुअली लिखूँ 1 to 100, तो 5 कितनी बार लिखूंगा, तो उसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, है ना। या बीच में से एक पेज अगर डिस्प्लेस्ड हो गया, तो कौन सा नंबर डिस्प्लेस हुआ होगा, अगर सम दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन है। और ये सी एफ एलसीएम पे क्वेश्चन है ना। ये सी एफ वगैरह कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम से कैसे पहचानेंगे। उसके बाद जो है आपको, तो ये सब बेसिक न्यूमरेसी का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दोबारा ये टेबल देके क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन ये कैलेंडर का है। और अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, और देखिए ये दोनों मिक्स कर दिया, डिविजिबिलिटी टेस्ट, और यहाँ पे भी इसमें पूछा ना, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये सब प्राइम नंबर की पावर प्रॉपर्टीज, और उनके पे डिविजिबिलिटी का टेस्ट, कोई 3 डिजिट नंबर दे के उस पर प्रॉपर्टीज पूछा हुआ है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 भी उसी तरह का है। आपको परमुटेशन कम्बिनेशन के बेसिक, स्पेशली परमुटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, वो परमुटेशन कम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस वगैरह को कंपेयर करने को क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, ये परसेंटेज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। ठीक है, नेगेटिव बर्डन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रो और बोट वाले। और तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो पिछले 3 साल का पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एवरेज पे क्वेश्चन है, या अगेन परसेंटेज पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए परमुटेशन कम्बिनेशन, तो आपके यहाँ जो बेसिक न्यूमरेसी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो परमुटेशन कम्बिनेशन से, एक यहाँ पे इस रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इस तरह क्वेश्चन है। देखिए ये दोबारा ये एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, है ना। ये ग्रेटेस्ट लेंथ, ये अगेन एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया। तो एचसीएफ एलसीएम के लेक्चर में बताऊंगा कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। ठीक है ना, फिर ये दोबारा डेटा देकर कंपेयर करने को आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सब जब अभी मैं परसेंटेज रेशियो एवरेज करा दूंगा, तब उसके बाद आपको ये डीआई जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। और देखिए अब इस बार ये एक रिमाइंडर पूछा 100 से, है ना। इसका रिमाइंडर क्या होगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 100। यहाँ रेशियो पे क्वेश्चन है, रेशियो का। ठीक है, फिर से ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आ गए। तो एक सेट पैटर्न है जिसपे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर्च के क्वेश्चन है, कंपेयर करना है कौन लार्जेस्ट होगा कौन लिस्ट होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले 3 साल के पेपर देख लिए। अब मैं एक एक करके आपको टॉपिक शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक न्यूमरेसी करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी में क्या क्या, एक मिनट।
देखो, हम जो कवर करेंगे वो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम जो इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो एक तो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जो बेसिक न्यूमरेसी के अंदर आता है। मेनली आप देखेंगे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। तो हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा तब आपको डेटा सफिशिएंसी डीआई वगैरह, तब तक क्योंकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो चुका होगा परसेंटेज रेशियो एवरेज का, तो बाद के टॉपिक कवर करने में आपको टाइम वक्त नहीं लगेगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कैसे निकाल, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर, है ना। उसके बाद ये एस सी एफ एलसीएम के क्वेश्चन, इनका की कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पहचानें किसी क्वेश्चन में कि एस सी एफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, एस सी एफ एलसीएम निकालना है। इसके बाद आपके स्क्वायर और क्यूब रूट्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स वगैरह पे क्वेश्चन। फिर नंबर ऑफ जीरोस कंप्यूट करने को, जैसा देखा आपने पिछले 3 साल का पैटर्न, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन आए हुए, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कैसे निकालेंगे एट द एंड। तो पहले आपको एग्जैक्टली ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपको पढ़ना और क्या पढ़ने से बचना है। ठीक है, क्योंकि उधर जीएस का भी पोर्शन है, तो आपको इधर जो की टॉपिक्स है उनको कवर करना, और जो आप पहले से कैलकुलेशन जान रहे हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस, उन्हीं को फॉलो करेंगे। जहाँ कुछ शॉर्टकट होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो आपका बेसिक कैलकुलेशन है ना, क्योंकि ये बैंक पीयू का एग्जाम नहीं कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन वगैरह, आपको की कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड हो गया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह कैसे कंप्यूट करेंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ एलसीएम हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन आ रहे हो, कोई फैक्टर कितनी बार रिपीट होगा इस पे आ रहे हैं। सर्ट्स वगैरह पे क्वेश्चन कंपेयर करने को आएगा। उसके बाद ये जो परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेजेस वगैरह, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना, फ्रैक्शन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक हो गए। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा, इतना करने के बाद तब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन जो है वो मिक्स आ रहे हैं। पहले जब आप ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा। इसमें एंड और का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको कैसे यूज करेंगे, और क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है, और इन सबको एक ही मेथड कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि परमुटेशन लगा है कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें जो टॉपिक शुरू करूंगा, इसमें और से और छोटे मोटे टॉपिक मैंने लिखना है छोड़ दिया, जो जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वो आप, ये मतलब ब्रॉडली जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि बेसिक न्यूमरेसी में मुझे ये चीजें कवर करनी है। जब ये इतना हो जाएगा, पहले आपकी जब कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस, तब मैं जो टाइम एंड वर्क और कैलेंडर क्लॉक वगैरह को, इन सब टॉपिक को, इसके बाद और आपके ये जो क्वेश्चन है, तो इसके बाद टाइम एंड वर्क, कैलेंडर क्लॉक और ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और ये जो टॉपिक रहेंगे इनको कवर करूंगा। लेकिन पहले ये पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कुछ बेसिक रिजल्ट है जो आप देखें। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आप कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल जानते हो, जैसे आपको अगर 2 डिजिट, पहले एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 625। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे 15 × 15 है, तो अगर डिजिट, जो ये तो यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो जब यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है, जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है, अगर उनका सम, डिजिट सम 10 आ रहा हो, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। तो ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन जो आपका कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो हम ये जो नंबर है ना, 5 5 × 25, इसको यहाँ लिख देंगे। और ये जो नंबर है यहाँ पे 1, और जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा कि ये जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है ये 1 है, तो 1 × 2, 1 × 2, तो आंसर हो जाएगा 225। अब जैसे मुझे लिखना है 25 × 25, ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डिजिट सम चेक किया। डिजिट सम अगर यहाँ पे 10 है, यूनिट प्लेस का डिजिट सम,
तो उस केस में क्या करेंगे कि 5 5 जा 25 लिख देंगे, और ये जो टेंस प्लेस पे नंबर, जो टेंस प्लेस में ये नंबर और इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × 3 6, यहाँ पे हमने क्या किया 2 × 3 6, ये 625 हो गया। उसी तरह अगर 35 × 35 करना है तो क्या करेंगे, 5 5 जा 25 तो लिख दिया यहाँ पे, और 3 में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 4 जा 12, 3 × 4 12 और 20। तो 45 × 45 अगर आपको याद करना हो तो क्या लिखेंगे, 45 × 45, 5 5 जा 25, और 4 में एक बढ़ा के 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 45 × 45 कितना हो गया, 2025। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से या जिसने 4 5 साल मैथमेटिक्स छोड़ रखी है वो भी रिकॉल कर ले, और जिसका ऑलरेडी पढ़ा हुआ वो लेक्चर को फास्ट मोड पे लगा के वो वैसे रिवीजन कर लेगा। बाद में मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा यहाँ पे कि, और रिसर्च करने से बचना है क्योंकि इस एग्जाम का आपका रिक्वायरमेंट अलग है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हमें नहीं करना, और टॉपिक ज़्यादा ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि हो सकता है आप एक टॉपिक पे बहुत रिसर्च करके और वहाँ से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कंप्लीट कर ले। मेरा लास्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, 80% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो 40, अब जैसे मुझे 55 × 55, मुझे 55 का स्क्वायर चाहिए, तो 55 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, तो 3025 हो गया। उसी तरह 65 × 65 अगर आपको 65 का स्क्वायर चाहिए तो 5 5 जा 25 और 6 7 जा 42। तो इस तरह से आप सारे परफेक्ट स्क्वायर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट का कोई मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे डिजिट सम 10 ना आ रहा तो कैसे करेंगे, तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, अगर कोई 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना हो, जैसे मुझे मान लें मल्टीप्लाई करना है से 34 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 56 में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 34 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 56 में ना, मुझे मल्टीप्लाई कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखिए रूल बहुत है, आपको बहुत से रूल मिल जाएंगे, क्या नाम है, बेसिक न्यूमरेसी वगैरह, सॉरी बेसिक न्यूमरेसी कह रहा हूँ, तो ये जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना 34 × 56, इसको कैसे करेंगे। तो एक तो जो आप अपना जनरल मेथड जानते हैं, जो आप पहले से करते आ रहे हैं वो अपनी जगह पे है। 2 डिजिट के नंबर के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि अक्सर डीआई वगैरह में जरूरत पड़ेगी हमें करने के लिए, तो वहाँ क्या काम करें, हम ये रूल यूज करेंगे, पहले इन दोनों नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले ये पैटर्न लेंगे, फिर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और फिर ये वाला पैटर्न है ना, इसको करने के बाद उसका फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे ये पैटर्न फॉलो करना है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हम 6 4 जा 24 यहाँ पे लिख लें, फिर एक लाइन खींच लें, फिर 6 3 जा 18, मतलब 6 × 3 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 5 × 4, ये करना है, और फिर 5 3 जा 15, ये चीज। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये हो गया 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 5 4 प्लस 5 × 4 20, तो ये हो जाएगा 38, और यहाँ पे जो होगा 15। अब कैरी ओवर कर दें, जो कैरी इधर चला जाएगा, तो ये फाइनल ये रिजल्ट कितना हो गया, 24 का 4 यहाँ लिख दिया, 4 लिख दिया, उसके बाद 2 इधर चला गया, 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 का 0 और 4 आ गया, 4 इधर क्रॉस ऑफ, तो 15 और 4 19, तो आंसर कितना हो जाएगा 1904। देख लें क्या पैटर्न चल रहा है, ये चला, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और फिर ये लास्ट वाले, तो ये पैटर्न आपको, ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जरूरी नहीं कि यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे ये तभी यूज करेंगे जब यूनिट प्लेस का सम क्या हो 10, तब ये रूल यूज करेंगे। यहाँ पे कोई 3 डिजिट के नंबर को याद करने की जरूरत नहीं, जो आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन वो करें। देखिए वैदिक मैथ्स ठीक है अपने जहाँ पे, लेकिन वैदिक मैथ्स में जहाँ पे जो शॉर्टकट है वो यूज कर लें, लेकिन हर जगह क्या है ना कि बहुत से फार्मूले याद करने रहेंगे तो उससे बचेंगे, आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है बहुत है, ये कोई बैंक पीओ का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी, स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ आपको क्वालिफाई करना है, तो उन स्क्वायर और ये सब जो मल्टीप्लिकेशन के जो और जो सब शॉर्टकट है उन सब चीज़ों से अवॉइड करें, जो की कॉन्सेप्ट है वहाँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हो उस पर वर्कआउट करें। ठीक है, जैसे मैं कोई एक और आपको बता देता हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का कोई और करा देता हूँ, जैसे
आपको मैं ये काम करता हूँ, वेट करें। हाँ देखिए, ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान ले मैं कोई, मुझे मान ले 22 को मल्टीप्लाई करना है 23 में, ये कितना होगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यूं चलेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 लिख दिया, फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 10, और यहाँ हो गया 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ तो कोई कैरी जाएगा नहीं, तो 6 लिख दिया, और ये 10 का जीरो जीरो रहने दिया, 1 इधर चला गया, तो ये हो गया 506। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन आ गया, ये पैटर्न है, ठीक है ना, फिर ये करना और ये करना है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से किसी भी 2 डिजिट के नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, एक टर्म आएगा डिजिटल सम, एक टर्म मैं यूज करूंगा डिजिटल सम। ये जो भी आपको करा रहा हूँ, मुझे आगे इनको सबको यूज करना है, इसलिए मैं ये टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहता है कि जैसे मान लें आपको 25 × 25, मैंने कहा कितना होता है 625, ठीक है ना, 625। तो इन दोनों डिजिट का सम करें, 5 + 2 कितना हो गया 7, यहाँ पे भी 5 + 2 क्या जगह 7, 7 7 जा कितना हो गया 49, 9 4 कितना हो गया 13, और 13 का 3 1 क्या हो गया 4। मतलब ये रूल तब तक फॉलो करना जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। उसी तरह राइट में करें, तो 5 2 7 6 13, आई मीन 6 + 2 + 5 अगर करें तो कितना हो गया 13 हो गया, 13 अभी भी 2 डिजिट नंबर, तो 3 और 1 ऐड करें 4 हो गया। तो देखिए इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4। तो अगर मान ले इधर 4 आता और इधर 7 आ जाता, तो मैं कह देता कि ये मल्टीप्लीकेशन गलत है, ये मल्टीप्लीकेशन गलत है। सेम आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन सही भी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन गलत भी हो। जैसे 625 की जगह अगर मैं 265 कर दूं, तब भी डिजिट सम इधर 4 रहेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन गलत होगी, ठीक है। तो इन चीजों को हम यूज करते हैं मेनली आंसर डिस्कार्ड करने में, जहां मल्टीप्लीकेशन में कोई बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो पहले हम डिजिट सम, डिजिटल सम से भी जाते हैं। डिजिट सम से अगर देख लेंगे दोनों साइड में डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे मैं कोई और मैं कैलकुलेशन देता हूँ, क्या करेंगे, हम तब तक ये रूल यूज करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ। जैसे अभी जैसे मैंने किया था 34 × 56 आया था 1904, तो 4 3 7 हो गया, इनको ऐड करेंगे 7, और यहाँ पे 5 6 11, 11 7 जा 77, और 7 7 14, और 4 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 5। इधर भी ऐड करें 9 4 13 1 14, और 14 का 1 + 4 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए दोनों साइड डिजिट सम क्या हो गया सेम। अगर इधर 5 आता, इधर 7 आ जाता, या कुछ और नंबर होता 5 से हट कर, तो मैं कह देता कि मल्टीप्लिकेशन गलत है। जैसे मान लें आपका 25, जैसे कुछ और ले लें, कोई और नंबर सपोज किया, ठीक है। तो ये डिजिट सम, अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो डिजिट सम सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लें 105 × 75, क्या ये होता है 7275? तो चेक करके देखें, यहाँ डिजिट सम इसका कितना आएगा। डिजिट सम तब तक निकालेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में रिड्यूस ना हो जाए। तो 5 + 1 + 0 + 5, 1 + 0 + 5, ठीक है, तो ये कितना हो गया 516, इसका डिजिट सम 6 हो गया, इंटू 7 5 जो होगा 12, ठीक है। या तो यहीं पे और छोटा कर दें, 213 इंटू 6 3 6 18, और 18 का डिजिट सम कितना हो गया 9, 8 + 1 कितना होगा 9। यहाँ करें 7 2 9, 9 7 16, और 16 5 21, 21 का डिजिट सम कितना हो गया 3, तो एक 9 आ गया 3, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो कभी सही नहीं होगा। सेम आ जाता तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट आ गया तो मैं श्योर हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट वगैरह निकालने में, या स्क्वायर रूट निकालने में, वहां पे या कोई कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन में, तो वहां इस डिजिटल सम से हम वेरीफाई करें, और आंसर अगर आपका इंटीजर्स में दे रखा, आंसर अगर आपका नेचुरल नंबर्स में दे रखा है, तो हम वहां पे वेरीफाई करेंगे। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह में ये डिजिटल सम टेक्निक वगैरह हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब एक काम करते हैं,
एक एक करके टॉपिक को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले यूनिट डिजिट से करता हूँ, यूनिट डिजिट से। जैसे का क्वेश्चन में चलो मल्टीप्लीकेशन का और करा दूँ। जैसे मान लिया आपको 73 का स्क्वायर निकालना है, 73 का स्क्वायर। तो इसको ये भी कर सकते हैं कि 73 का स्क्वायर है तो आप इस तरह लिख लो 73 इंटू 73। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बताया था, 3 3 से कितना होता है 9, और यहाँ लिख दिया फिर 3 7 जा 21 प्लस 7 3 जा 21, तो 21 22 कितना हो गया 42, और 7 7 जा कितना हो गया 49। अगली बार क्या करेंगे कैरी ओवर, तो 9 हो गया यहाँ पे यूनिट प्लस 2, और 4 इधर कैरी हो गया। ठीक है, कितना हो गया 53, तो आंसर क्या हो गया 5329, 5329। 73 का स्क्वायर कितना हो गया 5329। तो इस तरह कोई भी 2 डिजिट का अगर स्क्वायर करना हो तो आप इस तरह से 2 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लें मुझे मल्टीप्लाई करना है 94 में 93 से, 94 में 93 से, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई 4 3 से कितना हो, पहले आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये करना उसके बाद ये, और फिर कैरी ओवर कर देना है ना। तो 4 3 जा 12, तो पहले आप पहला स्टेप आप लिख लिया करें है ना, 4 3 जा 12, फिर 9 3 जा 27 प्लस 9 4 जा 36, तो ऐड करें कितना हो जाएगा 63 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 9 9 से कितना हो गया 81। अब कैरी ओवर कर दें तो 12 का यहाँ 2 रहेगा, 1 इधर गया तो 64, 64 का 4 हो गया, 6 इधर कैरी हो गया तो 81 और 6 87, तो आंसर कितना हो जाएगा 8742। तो इस तरह से लेके मल्टीप्लीकेशन वगैरह की आप उससे कैलकुलेशन कर डालेंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे यूनिट डिजिट में, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से जो क्वेश्चंस आते हैं है ना, यूनिट डिजिट, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, और कभी कभी आंसर को ऑप्शंस जब दे रखे होते तो वहाँ पे ये सब कैलकुलेशन बड़े काम आते हैं। तो जैसे मैं अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो से 2 रेज टू दी पावर 4 पूछा जाए कि कितना होगा, तो मैं कहूँगा 16, और 16 का यूनिट प्लेस कितना होता है 6। ये यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, क्योंकि 16 को मैं लिखूंगा ना, या ये 6 यूनिट प्लेस पे, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस जो टेंस पे होगा उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16। तो मेरा आंसर ये कि जैसे 2 के पावर 4, 2 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 है, और 16 का यूनिट प्लेस 6 है। उसी तरह अगर 2 रेज टू दी पावर 100 होता, 2 रेज टू दी पावर 100 का मतलब कि 2 इंटू टू इंटू टू कितनी बार 100 टाइम्स। तो 2 को जब हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर जो भी आएगा, फाइनल आंसर आएगा इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, इसके यूनिट प्लेस पे राइट मोस्ट डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आएंगे जब पावर ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ऐसा होगा कि, ठीक है ना, देखिए कोई भी जो नंबर्स यूज होंगे वो यही नंबर्स यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर होगा तो इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनेगा। तो इन डिजिट्स की प्रॉपर्टी है कि जैसे जीरो है, बेस अगर जीरो हो गया या 1 हो गया या 5 हो गया या 6 हो गया, तो इस पे भी कोई भी पावर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर पावर हो, नेचुरल नंबर मीन्स एन बिलोंगिंग टू दिस सेट, या तो 1 हो 2 हो 3 हो, इनमें से अगर कोई भी पावर हो, तो 0 टू दी पावर एन का यूनिट प्लेस क्या होगा 0, 1 टू दी पावर एन का यूनिट प्लेस क्या होगा 1, और 5 को चाहे आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें इसका यूनिट प्लेस 5 होगा, 6 को चाहे आप जितनी बार मल्टीप्लाई करें उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना, एट यूनिट प्लेस। चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 5 पे पावर 3 कितना होगा 125, यूनिट प्लेस पे कितना होगा 5, तो एक बार बेस 5 होगा तो उस पर कोई भी पावर हो, पावर का सेंस कि पावर एज ए नेचुरल नंबर हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 5 होगा। जैसे 5 रेज टू द पावर 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 क्यूब इंटू 5, ये लिख सकते हैं। तो 5 क्यूब का यूनिट प्लेस कितना आ गया 5 है, या 125 चलिए लिख दें, और यहाँ 5 हो गया। तो यूनिट प्लेस में क्योंकि यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन होता है तो लेफ्ट में जो भी आए 5 5 25, यूनिट प्लेस पे इधर 5 होगा। ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूनिट डिजिट का होता है। तो एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर कोई भी पावर उसके यूनिट प्लेस पे ऑलवेज क्या होगा 5। उसी तरह बेस 6 है, जैसे मान लें 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो मैं क्या करूँ 6 स्क्वायर इंटू 6 लिख दूँ, यहाँ पे 36 हो गया इंटू 6 है,
और क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट का कंट्रीब्यूशन होता है तो 6 6 36, इधर चाहे जो भी आए यूनिट प्लेस पे 6 होगा, हालांकि आंसर 216 आएगा। तो मेरा इंटरेस्ट लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस में है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है कि एक बार बेस 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो उनपे कोई भी नेचुरल नंबर एज अ पावर लें, मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट देगा एट यूनिट प्लेस, है ना, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब जो बच गए, जो 0 1 5 और 6 को छोड़कर जो ऑड बच गया ना, ऑड, जैसे 3 7 और 9 है, इस पे मिनिमम पावर 4 या 4 का मल्टीपल लेने से 4 या 4 के टाइप के ये जो होंगे, इन पे यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, है ना, 1 एट यूनिट प्लेस, 1 एट यूनिट प्लेस। ऐसा क्यों होगा? और मिनिमम पावर 4 ही क्यों लिया? 4 या 4 का मल्टीपल ही क्यों लिया? उसको चाहे तो 3 पे पावर 4 के भी लिख दे, है ना। मिनिमम पावर 4 क्यों लिया? यहाँ पे ये n है, ये नोटेशन n, और यहाँ पे ये जो है 4 है, ठीक है। तो देखो जैसे 3 पे पावर 4 कितना होता है, 3 पे पावर 4 होता है 81, तो 81 का यूनिट प्लेस कितना हो गया? 1, है ना, 1 एट यूनिट प्लेस। जैसे 7 पे पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 49। लेकिन यूनिट प्लेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? यूनिट डिजिट का। जो डिजिट यूनिट प्लेस पे हो, इकाई वाले जगह पे, तो यहाँ पे 9 9 से 81 होगा, तो इधर जो भी आंसर है 9 9 से 81 का यूनिट प्लेस कितना हो गया? 1। उसी तरह जैसे 9 पे पावर 4 है तो मैं 9 पे पावर 4 को लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 इंटू 81, और यूनिट प्लेस पे दोनों पे डिजिट 1 है, तो 1 इंटू 1, इधर जो भी आंसर है यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1। अब क्यों क्वेश्चन ये है कि मिनिमम पावर 4 ही क्यों लिया? देखिए मिनिमम पावर 4 लेने पे 379 पे पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल होगा तो 1 देगा यूनिट प्लेस पे, और मेरे पास प्रॉपर्टी के एक बार बेस 1 हो गया तो फर्दर उस पर कोई पावर यूनिट प्लेस पे कितना होगा? 1। तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा। तो कैलकुलेशन टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं। 4 या 4 का मल्टीपल है ना, मैंने यहाँ मिनिमम 4 लिखा, और अब जो बच गया इवन वाले, जैसे 2 पे पावर 4 हो गया, 4 रेस टू द पावर 4 हो गया, या 8 रेस टू द पावर 4 हो गया ना, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, तो 2 रेस टू द पावर 4, तो इन सब के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 6 एट यूनिट प्लेस। और 6 आने के बाद फिर आसानी हो जाए, क्यों 6 बनाया, मिनिमम पावर 4 क्यों लिया? क्योंकि आपको पास प्रॉपर्टी की एक बार बेस 6 हो गया तो फर्दर कोई पावर 6 ही देगा यूनिट प्लेस पे, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये इसका बेसिक है, ये आपको यहाँ पे। अब मैं एक क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, जैसे 2 रेस टू दी पावर 4 था, तो 2 रेस टू दी पावर 4 16 का यूनिट प्लेस 6 हो गया। मान ली मुझे 4 पे पावर 4 को सॉल्व करना होता तो मैं लिख दिया इसको 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और यूनिट प्लेस में कंट्रीब्यूशन किसका होता है? यूनिट डिजिट का। तो इधर जो भी है 6 6 36 का यूनिट प्लेस कितना होगा? 6, तो 6 एट यूनिट प्लेस। ये 8 पे पावर 4 है, 8 पे पावर 4 को मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 64 इंटू 64, फिर यूनिट यूनिट प्लेस 4 4 जा 64, यूनिट प्लेस पे कितना? 4 4 जा 16, तो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया? 6, ठीक है ना। तो इसीलिए 379 इन, तो हम क्या काम करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। जो 3 रिजल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखिए काम करते हैं इससे तो मैं एक जगह इसको लिख देता हूँ, है ना, वो पीछे समझा दिया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक नोटेशन लिख देता हूँ, 0 1 5 और 6 पे कोई भी पावर अगर है, कोई भी पावर है तो सेम डिजिट देगा यूनिट प्लेस पे, है ना, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस एट यूनिट प्लेस। 379 है, 379, तो ये मिनिमम पावर 4 लेने पे, 4 या 4 का मल्टीपल लेने पे क्या देगा? 1 एट यूनिट प्लेस, 1 एट यूनिट प्लेस। और ये जो हो गया आपको जो बच गया 2 4 और 8, 2 4 और 8, तो इस पे मिनिमम पावर 4 लेने पे, मिनिमम पावर 4 लेने पे क्या देगा? 6 एट
यूनिट प्लेस 6 में। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अ, हो सकता है आप में से कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या 4-5 साल से मैथमेटिक्स छोड़ रखी हो, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और एक ही रूल के थ्रू सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखें कैसे। जैसे आपसे क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 raised to the power 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 into 2 मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 100 टाइम्स। तो 2 into 2 को अगर मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, है ना, 2 का एक्सपोनेंट कितना, 100। तो जो भी आंसर फाइनल है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, मुझे ये निकालना, उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसके पावर में 4 से डिवाइड कर देना। क्यों करें, क्योंकि 4 या 4 के मल्टीपल्स के लिए मेरे पास ये रिजल्ट है, इस वजह से हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो जो स्टेप फर्स्ट होगा, क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से डिवीजन देंगे। तो 100 में जब 4 से डिवीजन देंगे तो हो जाएगा 25। ये मैं ट्रिपल साइन यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो 2 पे पावर 4 कितना होगा, 16, और 16 पे पावर 25, या 2 पे पावर एक बार बेस 2 हो गया तो उसमें 4 या 4 का मल्टीपल 6 देगा। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर के डिजिट्स में कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस का कंट्री, तो 6 raised to the power 25। और अगर आ भी गया तो आपको अब सिर्फ इतना सॉल्व करना होता है। और एक बार बेस 6 हो गया तो आपके पास ये रिजल्ट है, ठीक है ना। एक बार बेस 6 हो गया तो देखिए आपके पास ये रिजल्ट है, 6 पे फर्दर कोई पावर हमेशा क्या देगा, इसका यूनिट प्लेस 6। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया, 6। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ इसमें वेरिएशन कर देते हैं। जैसे कहूँ कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 272 raised to the power 100। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको मालूम कि जब यूनिट डिजिट निकालना, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में इधर के नंबर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, हमें सिर्फ सॉल्व करना होता है इतना, 2 raised to the power 100। इधर के नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं, इससे कोई रोल नहीं होता, है ना। सिर्फ यूनिट प्लेस को रिटेन करते हैं, यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट हो गया सॉल्व करना कि 2 raised to the power 100 का यूनिट प्लेस क्या होगा। 2 raised to the power 100 का भी मैंने सॉल्व किया, कितना हो गया, 6 एट यूनिट प्लेस, 6 एट यूनिट प्लेस। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर तो मैं कहूँ कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 6 raised to the power 77 होल रेस्ट टू द पावर 467। इस क्वेश्चन में निकाला, अगर मैं 677 को 467 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 677 इंटू 677 इंटू 677 कितनी बार, 467 टाइम्स। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट होता है सॉल्विंग 7 raised to the power 467, है ना। इधर के नंबर का कोई मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना होता है, कंट्रीब्यूशन इसका होता है। और जो बच गया उसको 7 क्या करेंगे, पावर 4 ले लेंगे अंदर, और 4 से इसमें टेबल पढ़ेंगे। तो 4 1 जा 4, है ना, और 4 1 जा 4, 2 बचा यहाँ से 27। तो 4 6 जा कितना होगा, 24। रिमाइंडर 3 बच गया तो उसको 7 पावर 3 अलग कर दिया। ठीक है ना, 4 6 में 467 में टेबल पढ़े, तो 4 1 जा 4, 6 में जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बजेगा 27, 4 6 जा 24। बेस सेम है ना, पावर दोबारा ऐड हो जाएगा, 116 4 जा, ठीक है ना, 464 और +3 ऐड हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए 7 पे पावर 4, आपके पास मालूम है कि ऑड वाला 7 पे पावर 4, 4 या 4 का मल्टीपल हमेशा 1 देता है। तो इसकी जगह आप लिख लें 1 पे पावर, इधर भी कुछ नंबर होगा, हमें मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं, 1 पे पावर 116 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब इस रिजल्ट को यूज करिए, एक बार बेस 1 हो गया तो फर्दर उस पर कोई पावर क्या देगा, सेम डिजिट 1 एट यूनिट प्लेस। तो एक बार बेस 1 हो गया तो 1 पे कोई भी पावर जो होगा वो 1 ही देगा यूनिट प्लेस पे, और इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3। तो 1 into 3 क्या हो गया, 3 एट यूनिट प्लेस, है ना, 3 एट यूनिट प्लेस। देखिए, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आप सीखें इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट
ठीक है ना। तो बेसिक न्यूमरेसी का ये पार्ट, और मैंने आपको दिखाया भी किस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं यहाँ से। तो एग्जैक्टली आपको क्या नहीं पढ़ना है, इससे बचना है। जहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्होंने टॉपिक लिख रखा है बेसिक न्यूमरेसी, लेकिन बेसिक न्यूमरेसी में आपने वो की एरियाज देखे जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम पहले उनकी एरियाज को कवर करेंगे। तो इसी में क्वेश्चन और भी वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कुछ और ले लें, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। पहले मैं ऐसा करूंगा, चार चार पांच पांच क्वेश्चन हर तरह करा देता हूँ, फिर आपको मैं बुक बता दूंगा किस बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर मैं उसको टाइम देने के बाद मैं उसको बुक के क्वेश्चंस आपको डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, एक बार जब आप खुद से ट्राई कर लेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कशन करा दूंगा। लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ वो उस बुक में अप्लाई करें, या जहां भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह का। तो फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। कोई और क्वेश्चन ले लें इनसे, इसी को ले लें। 378 रेज टू द पावर अगर मैं कर देता यहाँ पे 467, तो क्या होता। ठीक है, तो बताया कि ये क्वेश्चन किसके इक्विवेलेंट हो गया सॉल्व करना। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व करना 8 रेज टू द पावर 467 को। 8 रेज टू द पावर 467 को, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब पहला स्टेप क्या होगा, इसके पावर में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से। तो 4 से टेबल पढ़ेंगे तो 4 वन जा 4, 6 में भी 4 वन जा 4, 2 बच गया 27, 4 6 जा 24, और 8 पे पावर 3 के साथ इसको अलग कर लिया। अब आपके पास रिजल्ट है, देखिए आपके पास अभी रिजल्ट क्या आया था कि 8 पे पावर 4 क्या देता है, 8 पे पावर 4 यूनिट प्लेस पे 6 देगा ना, 8 पे पावर 4 यूनिट प्लेस पे 6 देगा। तो यहाँ पे 8 पे पावर 4 जो भी लेफ्ट में आया मुझे उससे मतलब नहीं, यहाँ 6 पे पावर कितना हो गया 116, और 8 का क्यूब। ठीक है ना, अगर 8 का क्यूब या तो डायरेक्ट लिख दे, अदरवाइज आप सॉल्व कर लें। तो अभी इस एक बार बेस 6 हो गया, तो 6 पे फर्दर कोई पावर यूनिट प्लेस पे 6 होगा, इंटू देखो 8 8 यहाँ कितना हो गया 64 का यूनिट प्लेस 4, और यहाँ पे 8 हो गया, तो 6 4 जा 24, 24 इंटू 8 हो गया, यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 8 4 जा कितना हो गया 32, और 32 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 2। ठीक है ना, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह देता कि 2002 रेज टू दावर 460 से 5 है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट हो गया है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या करेंगे वहां पे, ये इक्विवेलेंट हो गया सॉल्विंग यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 465। तो पहला स्टेप आपको हमेशा क्या बताया, जब भी यूनिट प्लेस निकालना उसके पावर में 4 से क्या पढ़ देंगे टेबल। तो 4 वन जा 4, फिर 6 में 1 टाइम जाएगा, 4 वन जा 4, 2 बच गया 25, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 2 रेज टू द पावर 1 अलग कर लिया। 2 टू द पावर 4, इसका बेस कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा 6, और 6 पे पावर आ गया 116 इंटू 2 पे पावर 1। एक बार बेस 6 हो गया तो उस पर कोई भी पावर हो एज ए नेचुरल नंबर, तो वो कितना होगा, हमेशा सेम डिजिट हो जाता है। तो 6 लिख दिया, इंटू 21 का यूनिट प्लेस 1, तो इसके यूनिट प्लेस में कितना गया 6 है यूनिट प्लेस। तो इस तो 2002 को मैं अगर 46 465 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो क्या होगा 6। ठीक है, अब इसमें काम, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस के लिए। तो देखें, जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द, एक टर्म होता है फैक्टोरियल, जो लोग आर्ट साइड से हैं वो देख लें। फैक्टोरियल एक सिंपली, जैसे मैं कहूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 से लेके 3 तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो इस कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन को मैं ऐसे नोटेशन दे दूंगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3। अपने नोटेशन के लिए हमने इसे फैक्टोरियल दे दिया, या तो इस तरह लिखते हैं या कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल, और इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 5 कितना होगा, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक नोटेशन डेवलप कर लिया है। तो 1 से फैक्टोरियल 5 तो 120। ठीक है ना, तो इसको इसी फॉर्मेट में रहने दें। जैसे फैक्टोरियल 4 कितना हो गया, तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब जैसे मान लो फैक्टोरियल 100, तो अब ये क्यों इस तरह किया, जैसे मैं 100 इंटू 99 इंटू 98,
अब इतने बड़े टर्म को मुझे बार बार कॉल करना होगा, तो मैंने 1 से लेके 100 के कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन को क्या कर कॉल कर लिया, फैक्टोरियल ऑफ 100। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छे लगाने जरूरी है ताकि आपका टॉपिक पे कमांड हो जाए। तो उसके लिए क्वेश्चन में ये है कि अगर मैं कहूँ कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 10, है ना, 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 10। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें क्या आंसर आएगा, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100, सॉरी 10। तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब होता है, अभी जैसे मैंने बताया ना कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है कि ये जो रिजल्ट है, जो पढ़ा था हमने कि 0 1 5 6, ये 4 ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कोई भी पावर एज ए नेचुरल नंबर अगर हो तो सेम डिजिट देते हैं, यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट है। इनके अलावा जो 3 7 और 9 होते हैं, इनके मिनिमम पावर 4 लेने पे यूनिट प्लेस पे कितना होता है, 1 एट यूनिट प्लेस, 1 एट यूनिट प्लेस। और ये जो बच गया 2 4 और 8, 2 4 और 8, इन पे मिनिमम पावर 4 लेने पे यूनिट प्लेस पे कितना देगा, 6। तो इतने का ही रोल है यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस में, बस आपको ये तैयार रखना है, वो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहीं पे, अब जैसे 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 10 है, तो मैं इसको 2 रेज टू लिखता 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू से 5। समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, जब आप टेक्निक समझ जाएंगे तो इसमें। अब देखो, मैं यहाँ पे ये 4 आ गया ना, इसके पावर में 4 का मल्टीपुल है, तो मैं चाहे 4 और 10 को रिप्लेस कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इन दोनों को। चाहे 4 इंटू 10 कर दूं या 10 इंटू 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन जो है वो इक्वलेंट हो गया 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 पे पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होगा, देखें 2 पे पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 6 रेज टू द पावर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। और एक बार बेस 6 हो गया तो मेरे पास रिजल्ट यहाँ क्या है कि एक बार बेस 6 हो गया, उसमें फर्दर कोई पावर एज ए नेचुरल नंबर क्या देगा, 6 एट यूनिट प्लेस। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर, उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। तो 6 पे कोई भी पावर का यूनिट प्लेस कितना होगा, 6, 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से एक चीज ये हुआ कि 4 कब आएगा, जब पावर फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, तो 4 या 4 से ज्यादा का अगर फैक्टोरियल है तो पावर में हमेशा 4 मल्टीपल में होगा। क्योंकि फैक्टोरियल 4 में देखिए मेरी 4 आ रहा है, फैक्टोरियल 5 में भी यहाँ 4 आया, फैक्टोरियल 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 होगा। और 4 हो आते ही क्या होगा, ये रूल लग जाएगा ना, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे 4 या 4 का ज्यादा अगर फैक्टोरियल है तो मुझे हमें डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ। जैसे मैं पूछा 7 पावर फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 4 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल 7 बेसिकली क्या, 4 का मल्टीपल। और 4 या 4 का मल्टीपल होता है तो 7 में पावर 4 या 4 का मल्टीपल डायरेक्ट क्या देगा, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 एट यूनिट प्लेस। ठीक है ना, 1 एट यूनिट प्लेस। हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए कि से 3 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100 कितना होगा, फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल 100 क्या, 4 का मल्टीपल, जब फैक्टोरियल 100 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा। और 4 या 4 का मल्टीपल होते ही 3 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल होते ही 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एट यूनिट प्लेस। ठीक है ना, 4 अगर पावर 4 से कम का फैक्टोरियल, जैसे आपसे कहूँगा मैं 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यहाँ इसके प्रोडक्ट में नहीं आएगा, फैक्टोरियल 3 में 4 नहीं आता, तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 3 टू द 6, 3 टू दी पावर 6। तो इसको आप लिख दो 3 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर
3 पे पावर 4 कितना हो गया 81, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 8 1 1 9 का 9, तो 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है ना, पैटर्न, क्योंकि बेस जैसे 1 आ गया या 6 आ गया, तो 1 6 के पास प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 या 6 आ गया तो फर्दर कोई पावर लेने पे सेम डिजिट देगा यूनिट प्लेस को, तो उससे मेरा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँगा फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन से 27 रेज टू द पावर 43 इंटू 73 रेज टू द पावर 234, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मालूम है यहाँ पे मुझे ये सॉल्व करना है और यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, ये इन दोनों का यूनिट डिजिट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट हो गया सॉल्विंग यूनिट प्लेस ऑफ 7 रेज टू द पावर 43 इंटू 3 रेज टू द पावर 234। ठीक है ना, अब पावर में यहाँ किससे करेंगे, 4 से डिवीजन देंगे, हमेशा पावर में 4 से डिवीजन, तो 4 10 जा 40 हो गया 10 टाइम्स, और रिमाइंडर 3 हो गया, तो 7 क्यूब को अलग कर लिया, इंटू यहाँ पे भी पावर 4 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, पावर 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 23। तो सीधे या तो सीधे 232, या चलें डिवीजन ही कर लें, 4 5 जा 20 है ना, 4 5 जा 20 और 34 हो गया, 4 कितना आ गया 4 5 जा 20 और 3 बच गया ना, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 2 बच गया, तो 3 पे स्क्वायर अलग कर लिया। ठीक है, तो अब 7 पे पावर 4 बताया था अभी कि 379, ये मिनिमम पावर 4 या 4 या 4 का मल्टीपल पे कितना होता है, ये 1 देगा यूनिट प्लेस में ना, 1 एट यूनिट प्लेस। यहाँ देखिए 7 पे पावर 4 है तो 1 हो जाए, और 1 पे फर्दर पावर 10 मतलब 1 मिलेगा इसका यूनिट प्लेस, 7 का क्यूब होता है 343 इंटू 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 वाले यूनिट प्लेस 1 होता है, और एक बार बेस 1 हो गया तो फर्दर कोई पावर 1 ही होगा, इंटू 3 का स्क्वायर 9, यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिटल कंट्रीब्यूशन होगा, 9 3 जा 27, तो 27 का यूनिट प्लेस कितना होगा 7। ठीक है ना, तो ये 7 जो आएगा इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप करना सीखें, जो बुक अरुण शर्मा की बुक में मैंने क्लास में शेयर की थी, तो उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, और तो उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी हार्ड कॉपी ले लें और ले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने डाउट्स पूछें। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिजिट at unit place in say t is equal to 1 to the power factorial 1 plus 2 raised to the power factorial 2 plus 3 raised to the power factorial 3 plus 4 raised to the power factorial 4 plus 5 raised to the power factorial 5 plus 6 raised to the power factorial 6 plus 7 raised to the power factorial 7 plus 8 raised to the power factorial 8 plus 9 raised to the power factorial 9 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर फैक्टोरियल 10। देखिए, इस तरह क्वेश्चन कभी भी आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाएं, अब मैं तो प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब आए तो आप हमेशा मान के चलें कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न होगा या कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो रहा होगा, क्योंकि वो आपसे इतने बड़े कैलकुलेशंस को नहीं कराएंगे, वो मान के चलते हैं कहीं ना कहीं से कुछ रिपीटेशन या सिमेट्री बन रही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप पहले रिजल्ट रिकॉल कर लें, क्या था कि 0 1 5 6 ये चार ऐसे नंबर थे जिन पे कोई पावर एज ए नेचुरल नंबर लेने पे सेम डिजिट था, 0 1 5 6, और 3 7 9 पे मिनिमम पावर 4 या 4 का मल्टीपल लेने पे क्या आया था 1 एट यूनिट प्लेस, और ये जो 2 4 और 8 है इन पे मिनिमम पावर 4 लेने पे क्या आया था 6 एट यूनिट प्लेस, 6 एट यूनिट प्लेस।
तो अब देखें जैसे 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 को 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 का, तो अब यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 को भी मैंने सॉल्व किया, तो पीछे के 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 को क्या लिखा था, 3 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखा था, या 3 पे पावर 6 इसको लिख दिया 3 पे पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, यहाँ बेस ऐड हो गया। इसके बाद 3 पे पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो यूनिट प्लेस में कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, 9 एट यूनिट प्लेस। तो ये हो गया, तो यहाँ ये देखें, ठीक। अब तो यहाँ पे 9 हो गया। अब इसके बाद जो पावर है ना, इसमें 4, ये पावर फैक्टोरियल 4 में भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 5 को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी 6, ये 4 का मल्टीपल बनेगा, फैक्टोरियल 7 भी 4 का मल्टीपल बनेगा, तो यहाँ से रिपीटेशन होगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 का पे पावर फैक्टोरियल 4 मतलब 4 का मल्टीपल, तो ये ऑड वाले 248 इनको छोड़कर 248 वाले क्या देते हैं 6 एट यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। बेस एक बार 5 हो गया, तो उस पर कोई भी पावर होगा 5 देगा, 5 रेज टू द पावर एन वेर एन इज अ नेचुरल नंबर, तो ये होगा 6 का। एक बार बेस 6 हो गया, फर्दर कोई पावर 6 आंसर आएगा, 7 वाला 1 हो जाएगा, 8 वाला कितना हो जाएगा 6, है ना, 8 रेज टू द पावर 4 या 4 का मल्टीपल, ये हो गया 6, प्लस 9 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 9, 9 वाला कितना होगा 1, और 10 का यूनिट प्लेस 0 है, तो 0 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 0, तो इसको ऐड करें, देखें कितना आ गया, इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया। ठीक है, 41595 14 और 620, 20 का यूनिट प्लेस 0, फिर 5 और 6 11, 11 का 1 112, 268 और 819, इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 9, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 39 आएगा ना, 39 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 9। इसी क्वेश्चन में अगर मैं रिपीट कर देता, इसी क्वेश्चन में ये मैं ये कह देता कि फाइंड द डिजिट, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस, से सम a is equal to 1 raised to the power factorial 1 plus 2 raised to the power factorial 2 plus 3 raised to the power factorial 3 अप टू से 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमेशा मान के चले कि ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से पैटर्न, कोई सिमेट्री कुछ इस तरह से बन रहा होगा, वो आपसे पूरा 100 तक मैनुअली कैलकुलेट नहीं कराएंगे। ठीक है ना, तो ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर 10 तक तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, 10 मीन्स 10 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 10, यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर दिया। अब इसके बाद जरा पैटर्न ऑब्जर्व करें कि 11 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 11, समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर यूज होंगे, है ना। प्लस 15 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 15 प्लस 16 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 16 प्लस 17 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 17 प्लस 18 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 18 प्लस 19 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 19। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे क्योंकि मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पर कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट सीरीज जो होगा, देखिए जो नेक्स्ट सीरीज आप, अच्छा चले पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं। देखिए 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेकर 10 पे पावर फैक्टोरियल 10 तक तो हमने 9 कंप्यूट कर रखा था यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे क्या आएगा इसका यूनिट प्लेस, ये पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देखें ये जो यूनिट प्लेस होगा, ये इसमें तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतने का होगा, इसमें भी कंट्रीब्यूशन इतने का होगा, इसमें इतने कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 पे कोई भी पावर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 1, प्लस 2 पे 4 का मल्टीपल 6 आएगा, देखें 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या होगा 6, 3 वाला ऑड वाला 1 देगा, फिर यहाँ 4 वाला 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 1, 8 का 6, 9 का 4 को पावर या 4 का मल्टीपल होगा तो 1, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसको जरा ऐड करेंगे कितना हो गया 6 प्लस 1 7 8, 8 6 14 4 आ गया, 5 4 9 9 6 15, 5 5 1 6 6 6 12, 12 प्लस 1 13,
तो जो भी है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 8 यूनिट प्लेस, 3 8 यूनिट प्लेस। यहाँ पे क्या था, 9 8 यूनिट प्लेस आया था। ठीक है, 9 8 यूनिट प्लेस। 9 8 यूनिट प्लेस। अब एक काम करें कि 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेके हमने 20 पे पावर फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 20 तक तो कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 20 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 20 के बाद क्या आएगा, 21 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 21 प्लस 22 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 22 प्लस 23 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 23 प्लस 24 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 24 प्लस 25 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 25 plus 26 raised to the power factorial 26 plus 27 raised to the power factorial 27 plus 28 raised to the power factorial 28 plus 29 raised to the power factorial 29 plus 30 raised to the power factorial 30 है ना, ये आएगा। इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी 11 हो गया, 21 हो गया, तो ऐसे करते करते जो लास्ट सीरीज होगी वो 91 का चलेगा। 91 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 91 प्लस 92 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 92 है ना, इस तरह चलेगा ये सीरीज। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगा वो जाएगा 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100। कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूरी होते हैं थोड़ा सा चीजें समझने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब मैंने कहा देखिए इसमें सिमेट्री बनेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो जैसे 11 पे पावर फैक्टर 11 से लेके 20 पे पावर फैक्टर 20 का 3 आया, यहाँ पे कोई बन रहा है, इसका यूनिट प्लेस 1 है और 1 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे भी क्या है, 4 या 4 का मल्टीपल, 3 या 3 का 3 पे पावर फैक्टर 23 के फैक्टर्स में जब 23 इंटू 22 इंटू इस तरह लिखेंगे तो 4 आएगा। तो ये मतलब ये भी 4 का मल्टीपल, तो रिपीटेशन होगा डायरेक्ट। और यहाँ पे 3 पे पावर फैक्टर 23, यहाँ पे भी 3 पे पावर 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये सब रिपीटेशन होगा। तो इसका भी सम क्या आएगा, इस वाले सम का भी 3 आएगा। तो ऐसे 3 3 के टोटल कितने सीरीज बनेंगे, 11 टू दी पावर फैक्टोरियल 11 से लेके 20 पे पावर फैक्टोरियल 20 का 3 आया। ऐसे कितने सीरीज होंगे, तो अगर आप पहचानना होगा, वैसे तो दिख रहा है ये सिंपली कि टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितने होंगे, 9 होंगे। लेकिन फिर भी मान ली किसी को डाउट है तो देखें 11 में यहाँ 1 आया है और यहाँ 91 का 9 है, तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक ये 9 बनेंगे। और एक का सम 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 टाइम्स आएगा, तो 9 इंटू 3 कितना होगा, 27। तो 27 का यूनिट प्लेस कितना हो गया, 7। तो 7 तो यहाँ से आएगा, 11 पे पावर फैक्टर 11 से लेके 100 पे पावर फैक्टर 100 तक का यूनिट डिजिट जो होगा 7। और 9 यहाँ पे आया था 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेके 10 पे पावर। यहाँ पे पैटर्न ये 3 जो थे, रिपीटेशन यहाँ से होगा 4 या फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ज्यादा जब पावर होगा तो उससे पहले के 3 सॉल्व करने पड़े। तो यहाँ तो पैटर्न नहीं बना, लेकिन इसके बाद के पैटर्न बनेंगे। तो 7 अब प्लस 9, यहाँ से 9 हो गया, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16। और 16 का यूनिट प्लेस कितना होगा, 6। तो लॉजिक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन की बेसिक टेक्निक है। और अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट ले लें, उससे करेंगे और मुझसे डिस्कस कर लेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 1 raised to the power factorial 1 plus 3 raised to the power factorial 3 plus 5 raised to the power factorial 5 plus 7 raised to the power factorial 7 plus 9 raised to the power factorial 9 plus 11 raised to the power factorial 11 plus 13 raised to the power factorial 13 ना, ये सारे ऑड के, प्लस 99 raised to the power factorial 99। ये खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, पैटर्न में बता देता हूँ इसमें क्या सिमेट्री बनेगा। अगर आप देखोगे इसमें जो सिमेट्री बनेगा वो इस तरह से होगा कि 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 है ना, कि 1 वाले और 11 वाले इनको एक जगह लेंगे, 1 हो गया, फिर ये 11 पे पावर फैक्टोरियल 11, फिर उसके बाद यहाँ 21 पे पावर फैक्टोरियल 21 है ना। तो ये इनका एक में निकालें, 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 के नीचे लिख लेंगे, 13 पे पावर फैक्टोरियल 13, और इन सबको पहले एक में सॉल्व कर लें। ठीक है ना, लास्ट वाला आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 91 पे पावर फैक्टोरियल 91। इसका यूनिट प्लेस निकाल लें, फिर इसका निकाल लें उसी तरह। ठीक है, तो इसको करेंगे, यहाँ पे हो गया 93 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 93। ऐसे अगर सॉल्व करेंगे और देखें सॉल्व करें क्या बनेगा। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद और जो बुक बता दिया आपको मैंने, बुक बता दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। क्वांटिटेटिव बेसिक न्यूमरेसी कंप्लीट इसी बुक से करेंगे, और कहीं कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम गलतियां हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टेक्निक जो मैंने बताया उसे यूज करेंगे। उम्मीद है आपको यूनिट लिस्ट क्लियर हो गया होगा, यूनिट डिजिट। अब जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो मैं फिर उस बुक के क्वेश्चन उसमें एटलीस्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है इस बुक से लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन लगा लेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के मिनिमम इतना जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कर लें। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालें, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे।